हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा, हम लोग पढ़ रहे थे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो इसमें स्टार्ट करते हैं थर्मल कंडक्शन। तो थर्मल कंडक्शन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसमिशन ऑफ हीट। देखिए, ट्रांसमिशन ऑफ हीट क्या होता है। द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर और फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसमिशन ऑफ हीट। ठीक है। हीट का एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर या फिर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर ही कहलाता है ट्रांसमिशन ऑफ हीट। अब ये जो ट्रांसमिशन ऑफ हीट होता है, ये तीन प्रकार का होता है। एक तो होता है कंडक्शन, दूसरा होता है कन्वेक्शन और तीसरा होता है रेडिएशन। तो यहां पर हम लोग पढ़ेंगे कंडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंडक्शन कंडक्शन इज द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन एडजेसेंट पार्ट्स ऑफ ए बॉडी बिकॉज ऑफ देयर टेम्परेचर डिफरेंस। जैसे मान लो ये कोई बॉडी है, तो इस बॉडी में जो हीट का ट्रांसफर होता है वो एक जगह से दूसरी जगह ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस होता है। एक जगह का टेम्परेचर अगर हायर है, दूसरी जगह का टेम्परेचर अगर लोअर है, तो हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। ठीक है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कंडक्शन। अब देखिए, किसी मेटेलिक रॉड में कंडक्शन किस तरीके से होता है। जैसे मान लीजिए ये एक मेटेलिक रॉड है, जिसका डायग्राम देखो दे रखा है। और इस मेटेलिक रॉड को हमने कई सारे सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, ये छोटे छोटे देखो सेक्शन में हमने उसको डिवाइड कर दिया है। अब इसके एक एंड को जब हम हीट अप करेंगे, तो यहां से देखो, ये वाला जो एंड है वो हीट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ का टेम्परेचर जो होगा वो हायर होगा। और उसके बाद जैसे जैसे हम इधर की तरफ बढ़ते जाएंगे, तो जो भी सेक्शन है उनके टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे होंगे, जैसे जैसे उनको हीट मिल रही होगी। और यहां से जो भी हम हीट देंगे और यहां से जो भी हीट बाहर निकलेगी, तो बाहर निकलने वाली जो हीट होगी वो इनपुट वाली हीट से थोड़ी लेस होगी। उसका रीजन ये कि काफी सारी हीट जो है वो यहाँ पर जो सेक्शन है उनके टेम्परेचर राइज करने में जा रही हो। ठीक है। तो ये जो कंडीशन होती है ये कहलाती है वेरिएबल स्टेट कंडीशन। ठीक है। इस कंडीशन में रॉड का हर सेक्शन अपना टेम्परेचर राइज कर रहा होता है, और जितनी इनपुट हीट हम एक एंड से देते हैं उससे लेस हीट बाहर निकल रही होती है दूसरे वाले एंड से। क्यू डैश विल बी लेस देन क्यू होता है। ठीक है। और इस कंडीशन में हर सेक्शन का टेम्परेचर धीरे धीरे राइज हो रहा होता है। तो ये कंडीशन कहलाती है वेरिएबल स्टेट कंडीशन। फिर कुछ टाइम के बाद स्टडी स्टेट कंडीशन आ जाती है। ये कंडीशन देखो तब अचीव होती है जब हम देखेंगे कि यही वाले जो सेक्शन है, इनके जो टेम्परेचर है वो फिक्स्ड हो जाते हैं। जितने मैक्सिमम वो अटेंड करने वाले होते हैं, उतने मैक्सिमम टेम्परेचर पर उनकी वैल्यू जो है वो फिक्स्ड हो जाती है। जैसे जिस एंड पर हम हीट दे रहे हैं, वो वाला जो एंड है, वो वाला जो सेक्शन है, उसका टेम्परेचर सबसे हायर होता है। फिर उसके बाद वाला जो सेक्शन है उसका टेम्परेचर कुछ उससे लोअर होता है। फिर उसके बाद वाला जो सेक्शन है उसका उससे भी लोअर होता है। इस तरीके से करते करते जो सबसे लास्ट वाला एंड है, इसका टेम्परेचर सबसे लोअर होता है। ठीक है। तो इस तरीके से इनके जो टेम्परेचर है वो इस ऑर्डर में कांस्टेंट हो जाते हैं। अब जितनी भी हीट हम इस एंड से दे रहे होंगे, उतनी पूरी पूरी हीट दूसरे वाले एंड पर हमको मिलेगी। मतलब क्यू डैश की वैल्यू क्यू के इक्वल होगी। ठीक है। तो ये कंडीशन कहलाती है स्टेडी स्टेट कंडीशन। ठीक है। और इस कंडीशन में ध्यान रखिए, थीटा वन की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, यानी फर्स्ट वाला जो सेक्शन है इसका टेम्परेचर जो है थीटा वन ये कांस्टेंट हो जाएगा। इसी तरीके से थीटा टू भी कांस्टेंट होगा, सेकंड वाले सेक्शन का टेम्परेचर भी कांस्टेंट, थीटा थ्री भी कांस्टेंट, थीटा फोर भी कांस्टेंट, थीटा फाइव भी कांस्टेंट। जितने भी टेम्परेचर वाले सेक्शन है एंड तक ये कांस्टेंट हो जाएंगे। लेकिन इनमें थीटा वन की वैल्यू थीटा टू के इक्वल नहीं होगी, ना थीटा थ्री के इक्वल, ना थीटा फोर, ना थीटा फाइव। ये सब एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, बल्कि थीटा वन विल बी ग्रेटर देन होगा थीटा टू से, और थीटा टू विल बी ग्रेटर देन होगा थीटा थ्री से, थीटा थ्री विल बी ग्रेटर देन होगा थीटा फोर से, और थीटा फोर विल बी ग्रेटर देन होगा थीटा फाइव से। ठीक है। यानी कि इधर से उधर की तरफ जब हम जाएंगे, तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करेगा। ठीक है। सबसे हायर यहां पर होगा और सबसे लोअर इस वाले एंड पर होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से टेम्परेचर जो है वो डिवाइड हो जाता है रॉड में। ठीक है। ध्यान रखिएगा, पूरी रॉड का टेम्परेचर कोई एक कांस्टेंट नहीं रहता है। जिस एंड पे हम हीट देते हैं वहां का टेम्परेचर सबसे हायर होगा, और दूसरे वाले अपोजिट एंड का टेम्परेचर सबसे लोअर वाला होगा। और हीट हाई टेम्परेचर वाले एंड से लो टेम्परेचर वाले एंड की तरफ फ्लो करेगी।
ठीक है। और जब सेक्शंस के टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएंगे तो जितनी हीट यहां से इनपुट करेगी उतनी हीट आउटपुट पर बाहर हमको मिलेगी, और ये कंडीशन कहलाती है स्टेडी स्टेट कंडीशन। ठीक है, ये समझ आया बेटा सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट पर। देखो जिस एंड पर हम रॉड को हीट दे रहे हैं, तो यहां से जब हम उधर की तरफ दूसरे एंड की तरफ बढ़ेंगे तो जो टेम्परेचर है सेक्शन के वो रिड्यूस की कंडीशन में होंगे। मान लेते हैं कि यहां पर टेम्परेचर किसी क्रॉस सेक्शन का थीटा 1 का है, उसी तरीके से कुछ डिस्टेंस पर दूसरा वाला जो क्रॉस सेक्शन है ये वहां का टेम्परेचर थीटा 2 का है, और उन दोनों सेक्शंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो डेल्टा एल के इक्वल है। तो जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है वो थीटा 1 माइनस थीटा 2 और उनके बीच की डिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होता है। मतलब डेल्टा थीटा बाई डेल्टा एल, ये जो रेशियो है वो टेम्परेचर ग्रेडियंट कहलाता है। ठीक है, इसका एसआई यूनिट हो जाएगा केल्विन पर मीटर। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस का यूनिट केल्विन और लेंथ का मीटर। डायमेंशन हो जाएगी के बाई एल, मतलब एल की पावर -1 के की पावर +1। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसका। देखो एक रॉड दे रखी है, यहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, दूसरे एंड का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, और रॉड की लंबाई दे रखी है 2 मीटर। पूछे टेम्परेचर ग्रेडियंट कितना होगा, है ना? सॉल्व कर सकते हैं। टेम्परेचर ग्रेडियंट विल बी इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा एल। तो डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 माइनस 60, और अपॉन लेंथ हो जाएगी 2। तो देखो ये ऊपर आ जाएगा 40/2, तो ये आ जाएगा 20। ठीक है, तो 20 केल्विन पर मीटर। ठीक है, समझ आया बेटा सबको? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें भी टेम्परेचर ग्रेडियंट पूछा है। यहाँ पर सेक्शन जो है उसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस और यहाँ के सेक्शन का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस दिया है। ठीक है, देखो ये लेंथ 1 मीटर दे रखी है, इधर की 2 मीटर दे रखी है, और पूरी लेंथ 5 मीटर दे रखी है। हमको इस लेंथ की जरूरत पड़ेगी डेल्टा एल। तो ध्यान से देखो डेल्टा एल की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 5 माइनस, और ये 2 प्लस 1 कर दो तो 3, तो 5 में से 3 गया तो 2 मीटर आ जाएगी। तो temperature gradient will be equal to delta theta by delta L. So this will be equal to delta theta will be 80 minus 20 upon 2. 80 minus 20 हो जाएगा 60/2, तो ये आ जाएगा 30 केल्विन पर मीटर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बल्कि नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। देखो दे रखा है लॉ ऑफ कंडक्शन। लॉ ऑफ कंडक्शन देखिए क्या होता है। ये देखिए जो रॉड दे रखी है, इसके एक एंड को हम हीट अप कर रहे हैं और दूसरे एंड पर हीट एनर्जी फ्लो कर रही है। ठीक है, दूसरे एंड की तरफ। तो मान लेते हैं यहाँ का टेम्परेचर थीटा 1, यहाँ का टेम्परेचर थीटा 2, कंडक्टर की लेंथ है एल की, क्रॉस सेक्शन एरिया कोई ए का है। तो देखिए जो हीट फ्लो करती है इस एंड से दूसरे एंड की तरफ, ये हीट क्रॉस सेक्शन एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, याद रखना है कि रॉड जिसमें हीट फ्लो कर रही होगी, जो हीट का फ्लो है उस क्रॉस सेक्शन एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसके दोनों एंड के टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कितने टाइम के लिए हीट फ्लो कर रही है, और लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हीट। और इन सबको जब हम कंबाइन करते हैं तो रिलेशन मिलता है Q प्रोपोर्शनल टू A डेल्टा थीटा T बाई L। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम K से डिनोट करते हैं, और ये कांस्टेंट कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ द बॉडी, ये मटेरियल पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसी Q में अगर हम इस टाइम से डिवाइड कर दें इधर, तो Q बाई T जो रेशियो है, अब ये के ए डेल्टा थीटा बाई एल के इक्वल हो जाएगा। तो ये Q बाई T रेशियो कहलाता है हीट रेट, और इसी को हीट करंट भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट होती है वैसे ही यहां पर हीट करंट होती है। ठीक है, K का देखिए यूनिट कैसे निकालेंगे। K को एक तरफ कर दो, बाकी सबको दूसरी तरफ। तो QL अपॉन A डेल्टा थीटा T। Q का यूनिट हो जाएगा कैलोरी, लेंथ का हो जाएगा मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर, डेल्टा थीटा का डिग्री सेल्सियस, और टाइम का सेकंड। देखो मीटर से मीटर एक कैंसिल, तो ये आ जाएगा कैलोरी पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस पर सेकंड। एसआई यूनिट इसका होता है जूल पर मीटर पर केल्विन पर सेकंड, और जूल पर सेकंड को वॉट भी लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा वॉट पर मीटर पर केल्विन। डायमेंशन भी निकाल सकते हैं इसकी। ऊपर जूल मतलब एनर्जी की डायमेंशन ml2T-2, नीचे मीटर मतलब लेंथ की डायमेंशन, के मतलब थीटा टेम्परेचर की डायमेंशन, और सेकंड मतलब टाइम की डायमेंशन। बस इसको सबको ऊपर ले जाओ तो ये रिलेशन आ जाएगा ml T-3 थीटा -1।
ठीक है, इतना क्लियर हुआ बेटा सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं थर्मल रेजिस्टेंस पर। देखो थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है। थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है R इज इक्वल टू एल अपॉन के। ठीक है, आपको डायरेक्ट याद रखनी है। एल जो है वो कंडक्टर की लेंथ है, के उसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी और ए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। ठीक है, देखो यहां ध्यान से, जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में होता है ना, सपोज दैट ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, इसमें करंट आई की फ्लो कर रही है, ये वाले एंड का वोल्टेज V1 का है, ये वाले एंड का वोल्टेज V2 का है, तो V1 ग्रेटर देन V2 है, तभी करंट यहां से उधर की तरफ फ्लो करेगी। ठीक है, करंट हमेशा हाई टेम्परेचर हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो करती है। तो आई की वैल्यू हो जाएगी, देखो V1 माइनस V2 अपॉन आर, मतलब डेल्टा V बाई आर। ठीक है, आई को लिख सकते हैं Q बाई टी, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो Q बाई टी इज इक्वल टू हो जाएगा V1 माइनस V2 बाई आर। ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गई हमारे पास। अब हीट कंडक्शन में आ जाओ। मान लो ये जैसे कंडक्टर है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के, क्रॉस सेक्शन एरिया ए, लेंथ एल, यहाँ का टेम्परेचर थीटा 1 का, यहाँ का थीटा 2 का। तो इसमें जो हीट करंट होगी Q बाई टी, है ना, हीट फ्लो पर यूनिट टाइम। तो हीट करंट, हीट फ्लो पर यूनिट टाइम विल बी इक्वल टू होगा के ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई एल। अब इसमें देखो के ए को यहाँ अपॉन में ले आओ, इस टर्म को इधर साइड को, तो इसको लिख सकते हैं थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन एल अपॉन के। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड और फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर कर दो। तो जब आप कंपेयर करोगे तो एल अपॉन के ए आर थर्मल के इक्वल आ जाएगा, मतलब थर्मल रेजिस्टेंस के। तो थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू एल अपॉन के ए के इक्वल होती है। ठीक है, आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। इसका अगर आप यूनिट निकालो तो भी निकाल सकते हो, आर इज इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन क्यू बाई टी के इक्वल हो जाएगा। थीटा 1 माइनस थीटा 2 का यूनिट हो जाएगा केल्विन, और नीचे क्यू बाई टी का जूल पर सेकेंड, सेकेंड ऊपर आ गया तो केल्विन पर वॉट लिख सकते हैं इसको। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा ये सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, कहते हैं कि ये कंडक्टर है जिसकी लेंथ एल की, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के और क्रॉस सेक्शन एरिया ए दे रखा है, इसका थर्मल रेजिस्टेंस आर के इक्वल है। तो कहते हैं कि ये दूसरा कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 2a और कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी 2k और लेंथ 3l है, इसका थर्मल रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखो इसका थर्मल रेजिस्टेंस आर डैश इक्वल टू हो जाएगा इसका एल, तो 3l हो गया, अपॉन के ए, तो 2k इंटू 2a आ जाएगा। तो देखो इसको लिख सकते हैं 3/4 टाइम्स एल अपॉन के ए, और ये एल अपॉन के ए को हम आर के इक्वल लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3/4 टाइम्स आर के। ठीक है, ये क्लियर हुआ बेटा सबको? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि यहाँ का टेम्परेचर रॉड का 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का 50 डिग्री सेल्सियस है। इसमें जो हीट फ्लो पर यूनिट टाइम है वो 20 जूल पर सेकेंड है। तो पूछ रहे हैं इसका थर्मल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो देखो Q बाई टी की वैल्यू जो होती है वो के ए डेल्टा थीटा, मतलब थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन एल के इक्वल होती है। ठीक है, तो और एल अपॉन के ए ही तो यहाँ पर थर्मल रेजिस्टेंस है, तो एल अपॉन के ए को अलग कर लेते हैं जो कि थर्मल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा, और ये वैल्यू को हम लिख सकते हैं यहां से, ध्यान से देखो, थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन क्यू बाई टी। तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 हो गया 100 माइनस 50, और अपॉन क्यू बाई टी की वैल्यू है 20। ठीक है, तो ये आ जाएगा 50/20, 0 0 कैंसिल, तो फाइनल आंसर 5/2 केल्विन पर वॉट। ठीक है, समझ आया बेटा सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू रॉड्स। ठीक है, ये देखो कॉम्बिनेशन है टू रॉड्स का, टू रॉड्स का कॉम्बिनेशन। हम्म तो सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो सीरीज में देखो इस तरीके से दोनों रॉड्स एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी। ठीक है, मान लिया कि एक जो रॉड है उसकी कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K1 की, लेंथ L1 की है, दूसरे की K2 की है, लेंथ L2 की है, क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का सेम है, यहाँ का टेम्परेचर थीटा 1 है, उस एंड का टेम्परेचर थीटा 2 और मिड का टेम्परेचर थीटा के इक्वल। सपोज दैट यहाँ पर थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2 है, तो हीट का फ्लो इस एंड से उस एंड की तरफ होगा, और सीरीज में रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी R1 प्लस R2 के इक्वल। ठीक है, जैसा सीरीज में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का
सम होता है उसी तरीके से थर्मल रेजिस्टेंस का भी सम हो जाता है। तो आर सीरीज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए जो हीट का फ्लो होगा, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट समझिए, हीट कैसे फ्लो करती है रॉड के अंदर। तो फर्स्ट वाली रॉड के अंदर जो हीट फ्लो करेगी क्यू बाई टी, उसकी वैल्यू होगी इसका टेम्परेचर डिफरेंस थीटा वन माइनस थीटा अपॉन पहली रॉड का थर्मल रेजिस्टेंस। मान लिया पहली रॉड का थर्मल रेजिस्टेंस आर वन है, आर वन की वैल्यू एल वन अपॉन के वन ए के इक्वल हो, ठीक है। और यही वाली हीट दूसरी वाली रॉड में भी जा रही होगी, तो दूसरी वाली रॉड के लिए यही इक्वेशन हो जाएगी थीटा माइनस थीटा टू, मतलब दूसरी रॉड का टेम्परेचर डिफरेंस थीटा माइनस थीटा टू अपॉन दूसरी रॉड का थर्मल रेजिस्टेंस आर टू। ठीक है, समझ आया। अब देखिए एक और इक्वेशन इसकी हम बना सकते हैं, अगर मान लीजिए ये इसका पूरे का रॉड का कंबाइंड रेजिस्टेंस अगर हम कंसीडर कर ले, तो हीट फ्लो क्यू बाई टी विल बी इक्वल टू थीटा वन माइनस थीटा टू अपॉन आर सीरीज के इक्वल वैल्यू आ जाएगी, और आर सीरीज को आर वन प्लस आर टू लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ बेटा सबको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये सीरीज के कॉम्बिनेशन में के इफेक्टिव भी पूछा जा सकता है कि के इफेक्टिव सीरीज कितना होगा। जैसे याद करो हम लोग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में रो की वैल्यू निकालते थे, ठीक है, जैसे दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर दिए, एक का रेजिस्टिविटी रो वन का है, दूसरे का रेजिस्टिविटी रो टू का है, तो उनके कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव रेजिस्टिविटी कितना होगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो उसी तरीके से यहां पर के इफेक्टिव इन सीरीज भी पूछा जा सकता है। तो देखो जब सीरीज में हम दोनों रेजिस्टेंसेस को ऐड करते हैं, तो सीरीज में आर सीरीज इक्वल टू होता है आर वन प्लस आर टू, ठीक है। अब आर सीरीज को हम क्या लिख सकते हैं, एल अपॉन के ही। तो अब देखो ये कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस है, तो कॉम्बिनेशन में टोटल लेंथ लेंगे, तो टोटल लेंथ हो जाएगी एल वन प्लस एल टू अपॉन के हो जाएगा के सीरीज और इनटू ए क्रॉस सेक्शन एरिया, एंड दिस विल बी इक्वल टू आर वन, आर वन को लिख सकते हैं एल वन अपॉन के वन इंटू ए, प्लस आर टू को लिख सकते हैं एल टू अपॉन के टू इंटू ए। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए ए कॉमन लेकर के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से के सीरीज को उधर ले आओ, बाकी सबको इधर, तो ये बच जाएगा के सीरीज इक्वल टू एल वन प्लस एल टू अपॉन एल वन अपॉन के वन प्लस एल टू बाई के टू। ये केवल टू के लिए, अगर दो से ज्यादा कंडक्टर्स हम जोड़ देते हैं सीरीज में, तो यही फिर एक्सटेंडेड फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर लेंथ एल थ्री आने लगेगी प्लस लेंथ एल फोर आने लगेगा, है ना, ऊपर एक्सटेंड हो जाएगा फॉर्मूला, ऐसे नीचे भी एक्सटेंड होगा, ये एल थ्री अपॉन के थ्री प्लस एल फोर अपॉन के फोर एंड सो ऑन। ठीक है, समझ आ रहा बेटा सबको। चलो आगे बढ़ते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आते हैं। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक रेजिस्टेंस ऊपर लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस नीचे है, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में एरिया अलग अलग भी हो सकते हैं, A1 और A2 एरिया है, लेंथ लेकिन सेम होंगी, तो लेंथ दोनों की सेम। अब मान लिया कि इधर वाले दोनों एंड का टेम्परेचर, दोनों ही रॉड जो है वो कनेक्टेड है आपस में, तो दोनों एंड का लेफ्ट वाला टेम्परेचर थीटा वन डिग्री सेल्सियस और राइट वाले दोनों एंड का टेम्परेचर थीटा टू डिग्री सेल्सियस, और गिवन है थीटा वन ग्रेटर देन थीटा टू, तो इसका मतलब हीट का फ्लो इधर से उधर की तरफ होगा, तो हीट फ्लो H इक्वल टू क्यू बाई टी। और मान लेते हैं कि ऊपर वाली रॉड में H1 का हीट फ्लो होता है, इसमें H2 का हीट फ्लो होता है, ठीक है। तो पैरेलल में जो कॉम्बिनेशन होगा रेजिस्टेंस का, जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का होता है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा, वन अपॉन आर पैरेलल इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है। और उसके बाद हीट का फ्लो H इज इक्वल टू जो होगा वो H1 प्लस H2 के इक्वल हो जाएगा, दोनों के समेशन के इक्वल। H1 की वैल्यू को हम लिख सकते हैं थीटा वन माइनस थीटा टू टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस। उसी तरीके से सेकंड वाली रॉड की हीट फ्लो को H2 को लिख सकते हैं थीटा वन माइनस थीटा टू अपॉन R2 के। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा सबको। फिर आ जाते हैं के इफेक्टिव पर। के इफेक्टिव क्या आएगा इसमें, तो पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, वन अपॉन आर पैरेलल इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू। वन अपॉन आर पैरेलल की वैल्यू रखेंगे, आर पैरेलल हो जाएगा एल अपॉन के ए, तो के हो जाएगा के पैरेलल, ए हो जाएगा ए इफेक्टिव जिसकी वैल्यू ए वन प्लस ए टू के इक्वल हो जाएगी। इसी तरीके से वन अपॉन आर वन की वैल्यू रखेंगे के वन ए वन अपॉन एल, फिर प्लस वन अपॉन आर टू की वैल्यू के टू ए टू बाई एल। एल देखिए कॉमन लेकर के कैंसिल आउट हो जाएगा, के पैरेलल का ये फॉर्मूला आ जाएगा, के पैरेलल इक्वल टू के वन ए वन प्लस के टू ए टू अपॉन ए वन प्लस ए टू। ठीक है, ये दो रेजिस्टेंस के लिए है। अगर दो से ज्यादा पैरेलल में होते हैं तो यही फॉर्मूला ऊपर एक्सटेंड हो जाएगा, नीचे भी, तो ये के थ्री ए थ्री है ना, प्लस के फोर ए फोर
एंड सो ऑन, और नीचे भी A3 प्लस A4 एंड सो ऑन, इस तरीके से फॉर्मूला एक्सटेंड हो जाए। क्लियर बेटा? चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसका। देखो क्या कह रहे हैं कि टू रॉड्स हैं, सेम लेंथ एंड मटेरियल ट्रांसफर गिवन अमाउंट ऑफ हीट इन 12 सेकेंड व्हेन दे आर ज्वाइन एंड टू एंड। देखिए एंड टू एंड दो रॉड्स जो है वो इस तरीके से जब ज्वाइंट होती हैं तो इसमें Q की हीट फ्लो करती है 12 सेकेंड, ये गिवन है। ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर मान लेते हैं थीटा 1 का है, यहाँ का टेम्परेचर थीटा 2 का है। ठीक है, तो 12 सेकेंड में Q की हीट फ्लो करती है। अब कहते हैं बट व्हेन दे आर ज्वाइंड इन पैरेलल, अब अगर इन्हीं को हम ऐसे पैरेलल में जोड़ देते हैं, ठीक है, इस तरीके से जोड़ दिया पैरेलल में, टू रॉड्स ऑफ सेम लेंथ सेम मटेरियल है, मतलब ये भी के ये भी के, इसकी लेंथ भी एल एल की है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का ए का है। ठीक है, अब इनको पैरेलल में लगा दिया, तो जब पैरेलल में लगा देते हैं तब फिर इस कंडीशन में पूछ रहे हैं कि सेम हीट का ट्रांसफर सेम पोटेंशियल सेम टेम्परेचर डिफरेंस पर कितने टाइम में होगा। ठीक, अब भी इन दोनों एंड का टेम्परेचर वही थीटा 1 और थीटा 2 है, तो उतनी हीट का ट्रांसफर अब कितने टाइम में होगा, ये टाइम निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? अब देखो पहली कंडीशन के लिए हम इक्वेशन लगा सकते हैं कि हीट करंट यानी कि Q/T यानी Q/12 इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस। तो दोनों सीरीज में है, जुड़ करके नेट थर्मल रेजिस्टेंस 2R के इक्वल हो जाएगा। एक इक्वेशन ये आ गई। अब सेकंड के लिए इक्वेशन बनाओ, ए Q/T इज इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन आर, पैरेलल आ जाएगा बिल्कुल, तो पैरेलल में आर इफेक्टिव R/2 बन जाएगा। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट बाई सेकंड कर दो। ठीक है, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में Q/12 और नीचे आ जाएगा Q, ऊपर हो जाएगा T इक्वल टू फर्स्ट वाली में थीटा 1 माइनस थीटा 2 और अपॉन नीचे 2R, और सेकंड वाली का ये थीटा 1 माइनस थीटा 2 और अपॉन में हो जाएगा R/2, तो R ऊपर 2 नीचे आ जाएगा। ये थीटा 1 माइनस थीटा 2 से ऊपर नीचे कैंसिल, R से R कैंसिल, तो ये आ गया राइट में 1/4, ये Q Q कैंसिल, T/12, तो यहाँ से T इज इक्वल टू 12/4 मीन्स 3 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? ध्यान से देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए ये अगला क्वेश्चन दे रखा है, कहते हैं 20 कैलोरी पर 4 मिनट हीट फ्लो करती है इस रॉड से। अब उसके बाद कहते हैं इनको जब पैरेलल में जोड़ देते हैं तो वही 20 कैलोरी टी टाइम में फ्लो कर रहा है, टी निकालना है। ठीक है, ऊपर से मिलता जुलता क्वेश्चन है, सॉल्व कर सकते हो आप। देखिए पहली इक्वेशन बनेगी 20/4 इज इक्वल टू 100 माइनस 0 और अपॉन 2R। ठीक है, दूसरे की इक्वेशन बन जाएगी 20/T इज इक्वल टू 100 माइनस 0 और अपॉन R/2। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 20 से 20 कैंसिल, ये कैंसिल, R से R कैंसिल। ठीक, ये हो जाएगा 1/4 और इधर आ जाएगा T/4 इक्वल टू 1/4, तो यहां से T की वैल्यू आ जाएगी 1, तो 1 मिनट। ठीक है, समझ आया सबको? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा बेटा इसको। देखो क्या कहते हैं इसमें, कहते हैं एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका रेडियस R दे रखा है, मेड ऑफ ए थर्मल कंडक्टिविटी K1। ठीक, ये एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका रेडियस R का दे रखा है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है K1 की। ठीक, इसको ये इस सराउंडेड बाय हॉलो सिलेंडर ऑफ इनर रेडियस R एंड आउटर रेडियस 2R। इसको एक दूसरे सिलेंडर से कवर किया गया है। ठीक है, ये मान लो दूसरा सिलेंडर है जिससे इसको कवर किया गया है। इस वाले सिलेंडर की इनर वाली जो रेडियस है वो R की ही है और जो आउटर वाली रेडियस है वो 2R की। ठीक है, इससे इसको कवर किया गया है। ठीक है, चलिए कवर कर दिया। अब उसके बाद कहते हैं
इसका मटेरियल K2 का है। कहते टू एंड्स ऑफ कंबाइंड सिस्टम आर मेंटेन्ड एट डिफरेंट टेम्परेचर, फाइंड के इफेक्टिव और से। ये वाला जो एंड है वो इनका θ1 पर रखा जाता है और ये वाला दोनों का जो एंड है वो θ2 पर रखा जाता है। अब पूछ रहे हैं इसका के इफेक्टिव कितना होगा, तो के इफेक्टिव यहां पर ध्यान से देखो के पैरेलल के इक्वल होगा, क्योंकि पैरेलल का कॉम्बिनेशन होगा है ना, दोनों रॉड का एक एक एंड θ1 पर है, दूसरा वाला एंड θ2 पर है, तो के पैरेलल की वैल्यू हो जाएगी K1A1 प्लस K2A2 अपॉन A1 प्लस A2। ठीक है, तो पहली वाली जो रॉड है उसका थर्मल कंडक्टिविटी K1 का है और उसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया लेंगे ये वाला पाई आर स्क्वायर प्लस K2 इंटू इसका एरिया। अब ध्यान देना दूसरी वाली रॉड का जो एरिया होगा वो क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला एरिया कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले पूरा 2r रेडियस का एरिया निकालना पड़ेगा और उसमें फिर r रेडियस वाला एरिया, ये अंदर वाला एरिया उसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। समझ आया बेटा? तो चलो सॉल्व करते हैं। तो पूरा जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर, मतलब 4r स्क्वायर बनेगा, फिर माइनस पाई आर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और फिर अपॉन A1 प्लस A2, A1 हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और A2 ये एरिया देखो 3 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर चला गया तो 2 पाई आर स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखो ऊपर ये पाई आर स्क्वायर, ठीक पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा ऊपर और नीचे भी पाई आर स्क्वायर कॉमन, तो इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ऊपर बचा K1 प्लस यहां पर देखो ये 4 में से 1 गया 3, तो 3K2 और अपॉन में इधर 1 और इधर 2 प्लस 1 तो 3 आ जाएगा। ठीक है, ओ ये 4 पाई आर यहां पर 3 बचेगा बेटा। ठीक है, क्योंकि यहां पर 4 पाई आर स्क्वायर है उसमें से पाई आर स्क्वायर चला गया तो 3 पाई आर स्क्वायर नीचे एरिया बचेगा तो 3। ठीक है, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आया बेटा सबको? क्लियर हुआ? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, जरूर देख लीजिएगा बेटा इसको। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें देखो पूछ रहे हैं के इफेक्टिव कितना होगा, पैरेलल का कॉम्बिनेशन है तो के इफेक्टिव की वैल्यू K1A1 प्लस K2A2 अपॉन A1 प्लस A2। ठीक है, तो ये आ जाएगा देखो K1 प्लस K2 बाई 2K। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे बेटा। देखो दे रखा है कि एक स्लैब दे रखी है K1 थर्मल कंडक्टिविटी की, दूसरी K2 की, इस तरीके से सीरीज में जोड़ दिया। यहाँ का टेम्परेचर θ1, यहाँ का θ2 है, यहाँ का थीटा है और θ1 ग्रेटर देन θ2 है, तो हीट का फ्लो इधर से उधर की तरफ होगा। तो हीट H इज इक्वल टू हीट रेट इक्वल टू θ1 माइनस थीटा पहली वाली रॉड के लिए अपॉन L1 अपॉन K1 है। ठीक है, मतलब R1 इक्वल टू दूसरी वाली रॉड के लिए यही थीटा माइनस θ2 अपॉन L2 अपॉन K2। तो अभी इनको ऊपर ले जाते हैं तो इस तरीके से रिलेशन बन जाएगा और बस थीटा फाइंड आउट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। समझ आया बेटा सबको? तो इस तरीके से हम इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और ट्राई करिएगा इसको। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ग्रोथ ऑफ आइस इन लेक। ठीक है, आर्टिकल है जैसे ये जो लेक होती है उसके ऊपर जो आइस फॉर्म होती है बेटा, वो आइस फॉर्म जो होती है वो कितने टाइम में फॉर्म होती है, उसका टाइम ये डायरेक्ट आपको याद रखना है। टाइम का फॉर्मूला होता है ρl अपॉन 2k थीटा वाई स्क्वायर। ठीक है, ये जो आइस फॉर्म हो रही है वाई थिकनेस की, ऊपर से आइस फॉर्म होना शुरू होती है। ठीक है, लेक में बॉटम का जो टेम्परेचर होता है वो याद रखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस होता है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जस्ट आइस के नीचे का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, याद रखिएगा, और बॉटम का जो टेम्परेचर होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। और आइस ऊपर से फॉर्म होना शुरू होती है
और जितने टाइम में वो फॉर्म होती है वाई थिकनेस की, मान लीजिए टी टाइम में अगर फॉर्म होती है तो उसका फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू रो एल अपॉन टू के थीटा वाई स्क्वायर। रो जो है वो आइस की डेंसिटी है, एल आइस की लेटेंट हीट है, के उसकी कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। थीटा जो है वो सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है, सराउंडिंग का माइनस में होगा, यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिया गया है, ठीक है, केवल मैग्नीट्यूड आएगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर। और वाई जो है वो थिकनेस है, जितनी थिकनेस की आइस फॉर्म हो रही है, वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये जो थिकनेस है वाई, ये टाइम की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टी प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से इस पर डिपेंडेंसी है। तो देखिए अगर 1 सेंटीमीटर की थिकनेस फॉर्म होती है, फिर 2 सेंटीमीटर की फॉर्म होती है, 3 सेंटीमीटर की फॉर्म होती है, ये जैसे देखो ध्यान से, ये 1 सेंटीमीटर की फॉर्म हुई, ये 2 सेंटीमीटर की थिकनेस फॉर्म हुई, ये 3 सेंटीमीटर की थिकनेस फॉर्म हुई। तो इनको फॉर्म होने में जो टाइम लगेगा वो टाइम का जो रेशियो आता है T1:T2:T3, वो उनकी y के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब थिकनेस अगर 1 है तो 1 का स्क्वायर, थिकनेस 2 सेंटीमीटर है तो 2 का स्क्वायर, 3 सेंटीमीटर 3 का स्क्वायर, मतलब 1:4:9 के रेशियो में ये टाइम होता है, ठीक है। जैसे अब मान लीजिए फर्स्ट 1 सेंटीमीटर को फॉर्म होने में अगर 1 मिनट लग रहा है, तो 2 सेंटीमीटर की थिकनेस फॉर्म होने में 4 टाइम्स का टाइम लगेगा उसका। तो T2 की वैल्यू जो होगी वो 4 मिनट के इक्वल हो जाएगी। इसी तरीके से 3 सेंटीमीटर की थिकनेस फॉर्म होने में, इसको फॉर्म होने में जो टाइम लगेगा वो 9 टाइम्स होगा 1 सेंटीमीटर की थिकनेस को फॉर्म करने वाले टाइम का। तो T3 की वैल्यू जो है वो 9 into 1 मतलब 9 मिनट के इक्वल हो जाएगी। क्लियर हो रहा बेटा? अच्छा, अब इसी में एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि पहला 1 सेंटीमीटर फॉर्म होने में कितना टाइम लगेगा, फिर दूसरा वाला 1 सेंटीमीटर फॉर्म होने में कितना टाइम लगेगा, फिर तीसरा वाला 1 सेंटीमीटर फॉर्म होने में कितना टाइम लगेगा। तो उसका टाइम निकालते हम कैसे हैं कि जैसे 2 सेंटीमीटर की थिकनेस तक का जो टाइम है उसमें से 1 सेंटीमीटर वाली थिकनेस का टाइम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो नेक्स्ट वाला जो 1 सेंटीमीटर फॉर्म होगा उसका टाइम आ जाता है। समझ रहे हो ना बात को, कि जैसे ये फर्स्ट 1 सेंटीमीटर की थिकनेस का जो टाइम है, ठीक, वो अगर ये T1 मान लें, सॉरी T1 डैश मान लें, मान लो इसको फॉर्म होने में T1 डैश का टाइम लगता है, तो T1 डैश को हम लिख सकते हैं T1-0। T1 मतलब इसको फॉर्म होने का जो टाइम है T1 और -0, ठीक। फिर उसके बाद T2 डैश वाला टाइम, ये सेकंड वाली थिकनेस को फॉर्म होने में जो टाइम लगता है, ये कैसे निकालेंगे? तो ये पूरा जो टाइम होता है T2, उसमें से T1 वाला टाइम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो यहां पर T2 माइनस T1 किया है तो T2 डैश वाला टाइम आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर T3 डैश वाला टाइम निकालना है तो क्या करेंगे, पूरा T3 वाला जो टाइम है उसमें से T2 तक का टाइम हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो T3 डैश की वैल्यू आ जाएगी T3 माइनस T2, ठीक है। अब देखो ये जब रेशियो हम निकालते हैं तो T1 डैश, T2 डैश, T3 डैश, ये जो रेशियो है वो उनकी डिस्टेंस के साथ देखो इस तरीके से रिलेटेड है, ठीक है। ये वाला जो टाइम है ये T1 डैश वाला है, ये वाला जो टाइम है वो T2 डैश वाला है, ये वाला जो टाइम है वो T3 डैश वाला। तो ये देखो इनकी डिस्टेंसेस के साथ इस तरीके से रिलेटेड। तो T1 डैश, T2 डैश, T3 डैश की वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये जो रेशियो हम निकालते हैं तो ये ऑड रेशियो के इक्वल आता है, 1:3:5, है ना। मतलब पहली 1 सेंटीमीटर को फॉर्म होने में अगर मान लो ये 1 मिनट का टाइम लगता है, तो दूसरा वाला 1 सेंटीमीटर फॉर्म होने में उसका 3 टाइम्स टाइम लगेगा, मतलब इसको फॉर्म होने में फिर 3 मिनट का टाइम लगेगा, ठीक। फिर उसके बाद ये थर्ड वाला 1 सेंटीमीटर फॉर्म होने में कितना टाइम लगेगा, तो इसको फॉर्म होने में 5 मिनट का टाइम लगेगा। समझ रहे हैं ना? तो इस तरीके से जो कॉन्जिक्यूटिव डिस्टेंसेस होती हैं उनकी जो लेंथ फॉर्म हो रही होती है, या कह सकते हो कि विड्थ फॉर्म हो रही होती है जो आइस की, उनमें 1:3:5 मतलब ऑड नंबर के रेशियो का टाइम लगता है, ठीक है। तो क्लियर होगा बेटा सबको? तो इस तरीके से दो कंडीशन इसमें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। एक तो ये कॉन्जिक्यूटिव वाली जो डिस्टेंसेस है उनके टाइम पूछे जा सकते हैं, और एक ये पूरी जो लेंथ होती है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, उनके भी टाइम पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन करते हैं इसका। देखो क्या कहते हैं इसमें, 1 सेंटीमीटर आइस फॉर्म हो रही है लेक के ऊपर, तो 4 मिनट का टाइम लगता है।
तो फाइंड द टाइम ऑफ नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर के लिए 1:3:5 का रेशियो चलेगा। तो पहले में जब 4 मिनट हो गया तो नेक्स्ट वाले में उसका 3 टाइम्स टाइम लगेगा। तो 4 into 3 तो मतलब 12 मिनट का टाइम लगेगा। समझ आया बेटा सबको? ठीक है, ओके बेटा। तो आज यहीं तक रखते थे। ये है हम लोगों का थर्मल कंडक्शन आज कंप्लीट हो गया। अब बेटा हम लोग नेक्स्ट टर्न पर इससे आगे वाला आर्टिकल पढ़ेंगे। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक।